हेलो एवरीवन। हम पढ़े थे क्लास 8 का चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी, विच इज़ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि लैंड क्या है, किस तरीके से क्या क्या उसकी क्लासिफिकेशन है, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं, किस किस तरीके से लैंड जो है उसको क्लासिफाई किया गया है। हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, राइट। तो अब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े हैं। हमने पढ़ा था लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल रिसोर्स एंड दिस इज़ द पार्ट 2 आई शुड टेल यू। एंड नाउ हाउ हमने ये भी पढ़ा था कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पॉपुलेशन बढ़ सकती है, कहाँ कहाँ जाके इनहैबिट हो सकते हैं हम, कहाँ कहाँ जाके हैबिटेट बन सकती है, कहाँ कहाँ का लैंड किस किस तरीके से सॉइल डिफ़र करती है, किस किस तरीके से टोपोग्राफी हर चीज़ मैटर करती है सॉइल के अंदर, और लैंड के फैक्टर्स हैं ये, और लैंड किस किस तरीके का होता है। और हमने ये पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर किस किस तरीके से अर्बन एरियाज़ जो हैं वो एक्सपैंड होकर रूरल एरियाज़ को भी चेंज कर रहे हैं, और किस किस तरीके से हम रोड से जो लैंड है उसको ख़राब कर रहे हैं, कितना हमारे पास बस थोड़ा ही लैंड है और हम उसको भी सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, सो नाउ वी विल लर्न to conserve the land resources, how we can conserve the land resources, और अगर हमने नहीं करा तो उसका क्या क्या impact हो सकता है। So let's begin with this para. I will read. Growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of most common methods used to conserve land resources. इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी जो डिमांड है वो कभी भी कम नहीं होगी, राइट। पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो धीरे धीरे करके लोग भी ज़्यादा होंगे तो उनकी अलग अलग डिमांड्स होंगी, राइट। तो इन डिमांड्स की वजह से ये जो हमारा लैंड है उसका जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम जो फॉरेस्ट है उसको भी बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो हमारे जो लैंड है उसको बहुत ज़्यादा कंजर्व करने के लिए ज़रूरी है। हमारे जो ट्रीज़ हैं अगर हम उनको ही कट डाउन कर देंगे तो उनकी रूट्स कभी भी हमारे जो लैंड है उसको, उसकी जो सॉइल है उसको कभी भी पकड़ के नहीं रख पाएगी, जिससे लैंडस्लाइड्स होंगी, डिस्ट्रक्शन होगा बहुत ज़्यादा। हमारा जो लैंड है, हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है लैंड का, वो हमारा जाने का हमारे हाथ से बहुत ज़्यादा बड़ा फियर हो जाएगा हमारे, क्योंकि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम ट्रीज़ को काटते हैं तो क्या होता है। तो जब हम ट्रीज़ को काटते हैं, जो ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो जो हमारी सॉइल है ना उसको पकड़ के रखती है। तो कभी भी कोई भी कैलामिटी होती है, जैसे अर्थक्वेक हुआ तो, और कोई माउंटेन है, माउंटेन के पीछे जैसे कि कोई माउंटेन है, माउंटेन के पीछे बहुत सारे लोग रह रहे हैं और उनका जो रूट है वो माउंटेन के कटे हुए रास्ते से निकल के जा रहा है, लेकिन क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो गई। क्यों हुई लैंडस्लाइड? क्योंकि हमने तो फॉरेस्ट ही काट दिए, हमने ट्रीज़ ही काट दिए। ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ होल्ड करके रखते हैं किसको, जो सॉइल होती है उसको, जो ट्रीज़ होते हैं ना उसको वो होल्ड करके रखते हैं। तो जो होल्डिंग है वही चली गई, हमने ट्रीज़ ही काट दिए। तो क्या होगी, जैसे ही कोई भी अर्थक्वेक आया या फिर फ्लड आया तो वाटर के प्रेशर से वो जो सॉइल हुई वो स्लाइड हो गई, या फिर अर्थक्वेक के वाइब्रेशन से, या फिर किसी भी कैलामिटी से, कोई सी भी क्लाइमेट चेंज से, बहुत ज़्यादा बारिश हुई या फिर किसी भी चीज़ से लैंडस्लाइड हुआ कोई सी भी उससे, तो क्या होगा, जो उनका रूट होगा, जो लोग पहाड़ के पीछे रह रहे हैं वो तो हट ही जाएगा। अब उनको उस रोड को पार करके उनके स्कूल्स जाना है, उनके पास खाना नहीं पहुंच पा रहा है, क्या होगा, कैलामिटी हो गई। क्यों हुई? क्योंकि हमने क्या करा, हमने पहाड़ काट दिए, हमने जो हमारे फॉरेस्ट थी उनको काट दिए, हमने ये करा। हमारी लैंडस्लाइड क्यों हुई, हमारा वो कैलामिटी क्यों हुई हमारे साथ, क्यों हुई? क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन करा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को बिल्कुल कम करना है। हमें ट्रीज़ जितना हमसे ज़्यादा हो सकता है, वेजिटेशन जितनी हम ग्रो करेंगे उतना ही हमें हर चीज़ में
फ़ायदा होगा, हमें ही इस चीज़ का फ़ायदा है। हम जिस चीज़ अगर हम नेचर को कुछ देंगे तो नेचर हमें पलट कर बहुत सारी चीज़ें देगा। अगर हम एक ट्री लगा रहे हैं तो हमें नेचर पलट के बहुत सारे फ्रूट्स देगा। उस ट्री से बहुत सारी दवाइयाँ बन सकती हैं। अगर हम एक भी ट्री प्लांट करें तो हमेशा हमेशा हमें हर वक्त हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर आप एक ट्री काट रहे हैं हम अपनी ज़रूरत के लिए, तो हमेशा आप 100 ट्रीज़ को लगाने का सोचें। आप अगर एक ट्री काट रहे हैं तो आप 2 ट्रीज़ लगाएं, राइट। आप क्योंकि ट्रीज़ भी इतना ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं, राइट। तो वो आपको शेड ही देते हैं, वो आपको ऑक्सीजन ही देते हैं। तो आपको कभी भी क्या करना चाहिए, हमें कभी भी ट्रीज़ को काटना नहीं चाहिए। लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, अब हमें रहने के लिए जगह भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रीज़ ही काट देते हैं। तो ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमें हमारे एनवायरनमेंट को रोकने के लिए, राइट। कभी भी थंडर स्टॉर्म भी होता है तो ट्रीज़ अगर आप देखेंगे तो जब बिजली गिरती है, थंडर जो होती है, अगर बिजली गिरती भी है तो आप अगर आपके घर के पास कोई ट्री है तो वो ट्री जो है उस बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वो खुद की तरफ ले लेगा, जिससे क्या होगा कि वो जो बिजली है वो आपके घर की तरफ नहीं गिरेगी। तो ट्रीज़ हमें हमेशा फ़ायदा ही करते हैं। अगर आपके घर के लिए एक ट्री कट रहा है तो आप अपने घर के पास 2 ट्रीज़ ज़रूर लगाएं, राइट। सो ये कंजर्वेशन का फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम एफॉरेस्टेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब लैंड रिक्लेमेशन। अब लोग क्या करते हैं कि लैंड रिक्लेम कर लेते हैं। क्या करते हैं कि वाटर जो है, वाटर को पीछे धक्का देते हैं। जैसे कोई सी है तो वो लोग क्या करते हैं कि लैंड को कैसे रिक्लेम करते हैं, जो वाटर है उसको सही टेक्नोलॉजी के साथ पीछे की तरफ धकेल देते हैं, राइट। तो जो पीछे की तरफ पानी है वो भी उससे क्या होगा, लैंड हमारी तरफ आ जाएगा। अब रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, ये मैं आपको 5 तरीके बता रही हूँ जिससे हम सही तरीके से लैंड का डिग्रेडेशन कम कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, तो हमें ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ एफॉरेस्टेशन, जिसको मैंने आपको अभी ट्री के बारे में बता दिया। द सेकेंड इज़ लैंड रिक्लेमेशन, देन द थर्ड इज़ रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, जो लैंड होता है ना उसकी सॉइल और मिनरल को कुछ दिन के लिए तो बहुत ज़्यादा सही कर देते हैं, राइट। वो क्या करते हैं फर्टिलाइजर्स, वो एक साथ ही सारे मिनरल्स को खींच लेते हैं क्रॉप्स के अंदर, ताकि क्रॉप्स जो हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो हो सकें। लेकिन अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो मिनरल्स थे वो एक ही बार में खींच लिए। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें बहुत ज़्यादा कमी से, बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ी तभी केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है, ताकि हमारी क्रॉप्स भी ग्रो हो जाएँ और आगे जाके जो हम ग्रो करें वो भी सही तरीके से और बिना फर्टिलाइजर्स वगैरह के जो सॉइल और मिनरल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाएं। क्योंकि फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स वीड को तो किल करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सॉइल की मिनरल्स हैं, जो सॉइल की जो अच्छे वाले जो बैक्टीरियाज़ हैं उसको भी ख़त्म कर देते हैं, राइट। तो इसीलिए हमें रेगुलेटेड यूज़ करना है केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का। देन वी हैव चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो हेयर ओवर ग्रेजिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। हेयर इट इज़ रिटन ओवर ग्रेजिंग। तो ग्रेज करना क्या होता है, जो हमारे जो शीप्स वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रेज करना चाहती हैं। लेकिन जब वो लोग जब जैसे गोट्स और जो हम हर्डिंग करने आने जाते हैं, राइट। हर्डिंग सुना है ना, मतलब शीप्स और इन लोगों को खाना जब चराने जाते हैं तो क्या करती हैं, ये शीप्स जो होती हैं वो जो लैंड होता है ना उसके अंदर की जो सॉइल होती है, जब वो खींचती हैं ना खाने के लिए, जो ग्रास होती है जो भी वो लोग खा रही हैं उसको जब वो खींचती हैं तो वो क्या करती हैं, जो सॉइल के साथ साथ मिनरल्स होते हैं, जो सॉइल होती है ना उसको भी खींच लेती है। जो अपर लेयर होती है उसमें ही सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, राइट। तो वो उसी को खींच लेती है। तो हमें क्या करना है, ओवर ग्रीजिंग से बचना है। या तो हम ये कर लें कि कुछ हमारा जो चारा है हम उसको इकट्ठा करके उन शीप्स के पास ले जाएं, या फिर हम एक सर्टेन एरिया बना दें जहाँ पे उनके लिए सर्टेन एरिया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक सर्टेन एरिया बना दिया और यहीं पे सारी शीप्स खाना खा रही हैं और बार बार वो चीज़ जो है, वो जो ग्रास है उनका जो खाना है वो यहीं उग रहा है, राइट। तो हम ये भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग, चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड। ये सिर्फ कॉमन मेथड्स हैं, अगर आप चाहें तो और गूगल कर लें, वही मेथड्स आपको बता देंगे किस तरीके से हम लैंड और रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना है। So the next paragraph is soil. Okay, so let's read. The thin layer of grainy substance covering the surface of earth is called soil. So what is soil?
क्या क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या क्या लिखोगे? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. सो व्हाट इज सॉइल? लेट मी एक्सप्लेन. अब द थिन लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंस को, एक लेयर जिसमें थोड़े थोड़े ऐसे कण हो, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर ग्रेनी सब्सटेंस है जो कि पूरे एक सरफेस को कवर कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? सॉइल, राइट. इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड. इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सॉइल भी कई बार हर जगह होती है और लैंड भी कई बार हर जगह होती है. लेकिन लैंड क्या होता है कि आप कहीं भी खड़े हो, कि आप अपने घर के अंदर खड़े हो, आप किसी भी माउंटेन पे चले गए, कहीं भी चले गए, आप जहाँ भी आप पैर रख रहे हो वो ज़मीन है, वो लैंड है, ठीक है, उसको आप लैंड कह रहे हो. लेकिन जो सॉइल है, सॉइल क्या है? सॉइल जो है एक ग्रेनी सब्सटेंस है जो कि अर्थ की सरफेस को कवर कर रहा है, राइट. तो इसकी भी टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. लेकिन ये एक ग्रेनी सब्सटेंस है जो कि सरफेस को, जो अर्थ के लैंड को, जो सरफेस को कवर कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं. लेकिन सॉइल हर जगह नहीं होती, लेकिन लैंड क्या है? हर जगह है. आप जहाँ पैर रख रहे हो वहाँ लैंड है, राइट. तो इसीलिए ये दोनों लिंक्ड है. लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. अब ये सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक matter, minerals and weathered rocks found on अर्थ, राइट. तो लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. क्यों? क्योंकि लैंड फॉर्म्स जो हैं जैसे कि माउंटेन पे अलग तरीके की सॉइल होती है, लैंड फॉर्म से क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है, डिटरमाइन करता है सॉइल के टाइप को. और सॉइल जो है, अब सॉइल किस किस चीज़ से बनी हुई है? ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है. ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होता है? जैसे कि कोई जानवर है, वो मर गया, उसके डीके से कई बार सॉइल बन जाती है और उसमें मिनरल्स से बन जाती है. वेदर्ड रॉक्स क्या होते हैं? मैं बताती हूँ कि वेदर्ड रॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटी. ठीक है, तो वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज रिलेटेड टू वेदर एज वेल, बट वो वेदर वो वाला नहीं है. तो यहाँ पे वेदरिंग का मतलब ये है कि जब जो रॉक्स है ना, बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं, जब वो टेम्परेचर की वजह से जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब डेजर्ट्स में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो रॉक्स होते हैं ना वो टूट जाते हैं और टूट के वो क्या बन जाते हैं? सॉइल बन जाते हैं, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे वेदरिंग के अंदर वेदरिंग का मतलब ये है कि ब्रेकिंग अप ऑफ डिके ऑफ एक्सपोज रॉक, जो कि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा जब रॉक्स वो हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, उससे इरोजन होता है और उससे क्या होता है? सॉइल बन जाती है और रॉक सूट के सॉइल बनती है. किससे? टेम्परेचर से. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो उससे सॉइल रॉक्स सूट जाएंगे. बहुत ज़्यादा हाई है मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उससे रॉक्स सूट जाएंगे. और बहुत ज़्यादा लो है, जैसे फ्रॉस्ट एक्शन यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि जब आप ग्लेशियर्स को देखते होंगे आप, तो ग्लेशियर्स स्लाइड होते हुए आते हैं. तो जब स्लाइड होके किसी भी बड़े पत्थर से जब ग्लेशियर्स वो होते हैं, क्या बोलते हैं, अटकते हैं या फिर उसे भिड़ते हैं आकर, तो क्या होता है? इरोजन होता है, जिससे क्या बनती है? सॉइल बनती है, राइट. और प्लांट से सॉइल बनती है. एक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी, राइट. तो ह्यूमन डीके भी कई बार सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वी ऑल कैन डिकम्पोज इन सॉइल, राइट, by the help of bacterias and all the animals and stuff. So soil किस चीज़ से बनी हुई है? ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है, मिनरल्स से बनी हुई है और वेदर्ड रॉक से बनी हुई है, जो कि अर्थ के ऊपर फाउंड होते हैं, ठीक है. दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. क्यों? अब ये मैं जैसे कि मैंने बताया कि वेदरिंग क्या है? ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स बिकॉज इट इज़ एक्सपोज टू द temperature. So it can be a very important question. You can see that what is weathering. Here it is written, weathering it is the breaking up and the decay of exposed rock by temperature changes, frost actions, plants, animals and human activity, right. So you can write it right there. और ये वेदरिंग की प्रोसेस से होता है. सॉइल सबसे ज़्यादा किस प्रोसेस से बनती है? वेदरिंग के प्रोसेस से. बहुत ज़्यादा बारिश हो गई उससे भी बन सकती है सॉइल, क्योंकि पत्थर जब टूट जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, बारिश से तो नहीं, लेकिन जब पत्थर बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, पत्थर टूट के इरोजन होके सॉइल बन जाते हैं, ओके. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल. अब देखो,
सॉइल फर्टाइल कैसे होती है ये भी डिटरमाइन करता है मिनरल्स और उसके ऑर्गेनिक मैटर से। तो जो सबसे ऊपर वाला जो सरफेस होता है, सॉइल की भी लेयर्स होती हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। सॉइल की जो लेयर्स होती हैं उसके अंदर जो सबसे ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो फर्टाइल होना ज़रूरी है, जिससे वेजिटेशन होती है, जिससे एग्रीकल्चर होता है, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। सही मिक्स ऑफ मिनरल्स, अगर सबसे अच्छे सबसे ज़्यादा मिनरल्स सही हैं और ऑर्गेनिक मैटर भी देखिए बहुत ज़्यादा सही है, बहुत अच्छा है, वहाँ पे से मिनरल्स निकल सकते हैं, तभी सॉइल जो है वो फर्टाइल होगी, तभी वहाँ पे एग्रीकल्चर ईजी होगा, राइट। Let's just see through this landslide thing. Let me just clear what landslide is. Landslide क्या होती है? जब कई बार क्या होता है, जब फ्लड्स आ गए या फिर और वॉल्केनोज हुए या फिर अर्थक्वेक्स हुए, तो क्या होती है, सॉइल जो होती है ना वो स्लाइड कर जाती है। क्यों कर जाती है? क्योंकि अगर वहाँ पे ट्रीज़ होंगे, लैंडस्लाइड अब क्या हो रहा है कि ह्यूमन नीड्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, राइट। तो जब ह्यूमन नीड्स ज़्यादा होंगी और ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो हम लोगों ने क्या करा कि हमने ट्रीज़ को काट दिया उसके ऊपर से, माउंटेन्स पे से। तो माउंटेन्स पे अगर कभी भी क्योंकि ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ जो रूट्स होती हैं ना, उनकी रूट्स से अपनी ट्रीज़ सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, जिससे लैंडस्लाइड्स की बहुत ज़्यादा कम खतरा होता है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी लैंडस्लाइड्स नहीं होती। लेकिन अब हमने क्या करा, हमने ट्रीज़ तो काट ही दिए, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि अगर कभी अर्थक्वेक आया या फिर फ्लड्स हुए या फिर वोल्केनोज हुए या फिर बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, तो उससे क्या होता है कि हैवी लैंडस्लाइड हो सकती है। तो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे किस तरीके से उन लोगों ने लैंडस्लाइड का एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि देखो किस तरीके से जो सॉइल थी यहाँ से वो उठी, और वो उठी नहीं, सॉरी, वो लैंडस्लाइड हो गई। यहाँ से पूरी की पूरी जो सॉइल थी वो स्लाइड हो गई, यहाँ से पूरी सॉइल थी वो स्लाइड हो गई। और यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे हाउसेस मेरे को दिख रहे हैं जो कि इस सॉइल के साथ साथ दब गए उसके साथ ही, राइट। सो लैंडस्लाइड ये होती है फ्लड वगैरह की वजह से। हमें ट्रीज़ हमेशा लगानी चाहिए। दैट्स वाई आई वाज chanting so much about conservation. Okay, now let's go with the factors of soil formation. Okay, here we read factors of soil formation. The major, let me just real quick tell you all what are the layers of soil. टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सॉइल है ना, ये फर्स्ट वाली जो सॉइल है, ये क्या है, ये टॉप सॉइल है। क्या है ये? टॉप सॉइल है, राइट। ये टॉप सॉइल है विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। यहाँ पे ही मिनरल होते हैं और यहीं पे पेड़ पौधे जब लगाए जाते हैं तो वेजिटेशन होती है, राइट। ये क्या है, सबसे ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, राइट। देन वी कम टू सब सॉइल एंड क्ले। अब जैसे अब देखो, कई बार आपने बोरिंग को खोदते हुए अगर आपने देखा हो, तो जैसे जैसे वो लोग खोदते हैं वैसे वैसे अलग अलग कलर की सॉइल आती है, राइट। तो ये सब सॉइल हो गई। सब सॉइल जिसमें सैंड होती है, सैंड मतलब बिल्कुल गीली मिट्टी होती है, और गीली नहीं होती है कई बार, लेकिन बस मिट्टी होती है, जो कि मिट्टी होती है, और क्ले होती है, बहुत ज़्यादा सही मिट्टी होती है। और फिर आता है वेदर्ड रॉक मटेरियल। अब देखो, अब मैं जैसे बताया था कि वेदर्ड रॉक्स जो होते हैं उससे ही सॉइल सबसे ज़्यादा बनती है। तो अगर सॉइल बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, राइट, तो सबसे ज़्यादा अगर सॉइल पुरानी हुई तो जो वेदर्ड रॉक होंगे वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएंगे। अभी तो ये थर्ड लेयर पे ही है, सबसे ज़्यादातर वो थर्ड लेयर पे ही होते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा सॉइल पुरानी होगी उतनी ज़्यादा नीचे डीप जाते रहेंगे, ठीक है। देन कम्स द पेरेंट रॉक। तो पेरेंट रॉक में क्या होता है, लेट मी टेल यू ऑल दैट। पेरेंट रॉक में क्या होता है, हेयर यू कैन सी व्हाट पेरेंट रॉक इज। पेरेंट रॉक मतलब जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं,
अब आपके पेरेंट्स की जो जीन्स हैं और आपके पेरेंट्स की जो आदतें हैं वो सारी आएंगी, ठीक है। तो पेरेंट रॉक से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या जो सॉइल है वो कितनी ज़्यादा फर्टाइल है, कितनी ज़्यादा उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स हैं और कितनी ज़्यादा उसके अंदर मिनरल्स हैं, राइट। तो पेरेंट रॉक से हमें क्या पता लगता है कि कितनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल है, ठीक है। देन लेट मी जस्ट टेल यू अ फन फैक्ट, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, राइट। तो हमें सॉइल को भी कंजर्व करना है, हमें ये नहीं करना कि हम जाकर उस पे सॉइल को हटाकर रोड्स बना रहे हैं सीमेंट के, ये भी बहुत गलत बात होती है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, राइट। देखो, अब मैंने जैसे कि बताया था कि पेरेंट रॉक से हमें पता लग सकता है कि सॉइल किस तरीके की, तो यहाँ पे ये लिखा गया जो मेजर फैक्टर जो है सॉइल फॉर्मेशन का वो पेरेंट रॉक से पता लग सकता है, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स से पता लग सकता है कि अगर वहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला है या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश हो रही है तो गीली क्यों मिट्टी क्या होगी, गीली होगी। सॉइल को हिंदी में क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, राइट। तो मिट्टी क्या होगी, बहुत ज़्यादा गीली होगी। और अगर वहाँ पे डेजर्टेड एरिया है तो मिट्टी क्या होगी, सूखी भी होगी। देन अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी आप लोगों को पता ही है, टोपोग्राफी मतलब होता है माउंटेन्स एंड हाउ डीप द माउंटेन इज़, right। Then a role of organic material and time taken for composition of soil formation, all these differ from place to place, right। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि ये सारे इसके जो फैक्टर्स हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल और कितना ज़्यादा उसको टाइम लगा सॉइल फॉर्मेशन में, ये चीज़ उसका कंपोजिशन में कितना ज़्यादा फॉर्मेशन में टाइम लगा, ये चीज़ डिफ़र करती है प्लेस टू प्लेस से, क्लाइमेट से और पेरेंट रॉक से। अब हम ओके तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे डिफ़र करते हैं प्लेस टू प्लेस से, राइट। तो नाउ अब हम देखते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे आपको जो ग्राफ नहीं, ये जो आपको टेबल दी गई है सॉइल के थ्रू, और ये जो फैक्टर्स हैं ये आपको लर्न करने, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सॉइल वाले टॉपिक के अंदर, राइट। तो पेरेंट रॉक, लेट्स टॉक अबाउट पेरेंट रॉक्स। तो व्हाट पेरेंट रॉक्स आर, जैसे कि मैंने बताया था, पेरेंट रॉक्स जो हैं उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है या फिर सॉइल के अंदर कितने मिनरल्स हैं और सॉइल कितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक है, राइट। तो सॉइल जो होती है, पेरेंट रॉक जो होता है वो वो जो कलर होता है ना सॉइल का वो डिटरमाइन करता है। अगर सॉइल ब्लैक सॉइल है तो वो ब्लैक कलर का रॉक्स होगा एंड ऑल। टेक्सचर, अगर वो गीली है तो गीली बताएगा, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएगा, मिनरल्स बताएगा, कंटेंट्स बताएगा और परमिएबिलिटी बताएगा। ये सारी चीज़ तो आपको पता है कि कंटेंट एंड मिनरल एंड ऑल व्हाट आर दीज थिंग्स। एंड अब मैं परमिएबिलिटी क्या बता देती हूँ कि परमिएबिलिटी क्या होती है। अगर जो रॉक्स हैं वो बड़े बड़े हुए तो जो वाटर है वो यहाँ से इजीली पास थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर हाई परमिएबिलिटी हुई तो हाई परमिएबिलिटी किस में होती है, ज़्यादातर हीटेड एरियाज़ में और डेजर्टेड एरियाज़ में होती है, जिसमें जो पानी होता है ना वो इन पेरेंट रॉक्स के अंदर से पास थ्रू कर जाता है, और पेरेंट रॉक के अंदर से नहीं, सॉइल के अंदर से पास थ्रू कर जाता है अगर हाई परमिएबिलिटी हुई तो। लेकिन अगर लो परमिएबिलिटी हुई तो जो रॉक्स होंगे वो बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल पास होंगे, जिसकी वजह से जो वाटर है वो इतनी ईजीली पास नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसका मतलब होता है परमिएबिलिटी। लेस परमिएबिलिटी किस में होती है, बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। लेकिन हाई परमिएबिलिटी किस में होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जो वाटर होता है, तो वाटर जो होता है वो सॉइल के अंदर से ऐसे करके पास थ्रू हो जाता है। इसीलिए जो बोरिंग का वाटर होता है आपने देखा होगा क्योंकि हम निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो डिज़र्टेड एरियाज़ में से बहुत ज़्यादा नीचे जाके जो पानी होता है वो क्योंकि जम जाता है। लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज़ में पानी ऊपर ही रहता है और वो नीचे नहीं जा पाता है, राइट। क्यों होता है ऐसा, परमिएबिलिटी के लिए, परमिएबिलिटी की वजह से। किसकी वजह से होता है,
BLAT की वजह से। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ रिलीफ। तो क्या फैक्टर उसको वो कर रहा है, अब क्या फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहा है? accumulation ऑफ सॉइल, एल्टीट्यूड एंड डिटरमाइन द accumulation ऑफ एल्टीट्यूड और स्लोप। अब जैसे कोई माउंटेन है, उसकी स्लोप कितनी ज़्यादा डेंस है, कितनी ज़्यादा उसकी स्लोप स्ट्रेट है या फिर उसकी स्लोप थोड़ी टेढ़ी है, तो कितने ज़्यादा जो सॉइल है वो इधर उधर होगी या फिर सॉइल स्लाइड होगी या नहीं होगी, ये भी एक फैक्टर है रिलीफ जो कि अफेक्ट करता है। अब है फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अफेक्ट करते हैं सॉइल को। तो सॉइल की हमस मतलब हमस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ सॉइल। तो फर्टाइल कितनी है सॉइल, ये क्या चीज़ डिफ़र करेगी, क्या चीज़ बताएगी? फ्लोरा और फोना। फ्लोरा और फोना यहाँ किसे कहा गया है? प्लांट्स एंड एनिमल्स को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब वो मरेंगे, अब जैसे डेथ होती है एनिमल्स की, तो वो कितनी देर में कितना ज़्यादा डिकम्पोजिशन उस सॉइल के अंदर हुआ है, कितने उन डिकम्पोजिशन के साथ मिनरल्स उस सॉइल के अंदर हैं, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं सॉइल फॉर्मेशन को। ठीक है, एंड देन कम्स क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऑफ योर्स। अब मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि ज्योग्राफी जो है वो हमेशा ही आप आसपास देखोगे तो आपको हर वक्त हर चीज़ मिल जाएगी ज्योग्राफी से रिलेटेड। अगर आप सॉइल देखना चाहोगे तो आप आपके गार्डन में जाओ, आपको सॉइल दिख जाएगी ईज़िली। आपको क्लाइमेट देखना है तो आप इजीली चेक कर सकते हो कि क्या क्लाइमेट है। जब भी बारिश हो रही है तो बारिश क्लाइमेट, बारिश जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ज्योग्राफी हम हमेशा आराम से आसपास देख के हमेशा पढ़ सकते हैं, राइट। तो टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस ऑफ फॉर्मेशन। जैसे मैंने वेदरिंग का बताया कि वेदरिंग क्या होती है, जो रॉक्स हैं वो कितना एक्सपोज हो रहे हैं टेम्परेचर के साथ, और वो कितना ज़्यादा टूट रहे हैं, कितना ज़्यादा उनमें इरोजन हो रहा है, ये चीज़ भी इन्फ्लुएंस करती है, राइट। तो क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अब देखो मैंने जैसे कि बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा पुरानी सॉइल है तो उसकी जो पीछे उसकी जो थिकनेस होगी सॉइल की, वो बहुत ज़्यादा कितनी ज़्यादा वो मोटी होगी, ये कौन डिटरमाइन करेगा? टाइम डिटरमाइन करेगा, राइट। तो इसीलिए जो टाइम है वो हमेशा जो थिकनेस है सॉइल की, सॉइल प्रोफाइल की, वो डिटरमाइन करता है। अगर बहुत ज़्यादा सॉइल जो है वो पुरानी है, वो बहुत ज़्यादा थिक होगी, बहुत ज़्यादा मोटी होगी। अगर सॉइल अभी नई है, न्यू फॉर्मेशन हुआ है सॉइल का, तो क्या होगी? सॉइल बहुत ज़्यादा थिन होगी, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब थिन होगी। ओके, सो नाउ till here I am teaching you all this chapter. Then now in the next part I'll tell you about the degradation of soil and then conservation, and I hope you all have understood well. So goodbye.